धन्यवाद सर। सबको प्रणाम। प्रस्तुत इस ई संगोष्ठी में जुड़े आप सबको मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और प्रणाम करता हूं। काशी विश्वनाथ जी को यहीं से मैं सादर नमस्कार करते हुए श्री विद्यानिवास मिश्र जी के चरण का पद कमलों में मैं नमस्कार करता हूं। मैं पहले ही याद करता हूं क्योंकि धारवाड़ में संस्मरणीय और श्रद्धेय विद्यानिवास मिश्र जी से मैंने भेंट की थी और उनका आशीर्वाद पाने का अवसर मुझे मिला था। और आज मैं आप सब से जुड़कर मैं पुनः कृतार्थ हो गया हूं। श्रद्धेय श्री दयानिधि मिश्र जी की बातों से मैं प्रेरित होकर कन्नड़ दर्पण नामक एक लेख तैयार किया और उसके आधार पर आपके सामने अभी समय सीमा निश्चित हो गई है। 15 मिनट की समय सीमा के अंदर मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। पुनः मेरे सहयोगी मित्रों को मैं नमस्कार करते हुए इस ई संगोष्ठी में जुड़े सबका नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। कर्नाटक की भाषा है कन्नड़ भाषा। जिस प्रदेश में अब मैं बैठकर आपके साथ मैं जुड़ा हूं, ये प्रदेश का नाम है मडिकेरी। इंग्लिश में इसे मरकेरा कहते हैं। जिला का नाम है कोडगु, इंग्लिश में कूर्ग कहते हैं। आपने सुना होगा फील्ड मार्शल के.एम. कारयप्पा और जनरल तिम्मैया और योद्धाओं की जन्मभूमि है। इसके साथ ही और एक विशेष बात यह है कि ये जो भूमि जो है कावेरी नदी का उगम स्थान है। तलकावेरी नाम आपने सुना होगा। ये तलकावेरी जगह यहीं पर है। यहीं से कावेरी बहकर उस तरफ तमिलनाडु की ओर चली जाती है। इसलिए आज मैं कृतार्थ हो गया हूं। गंगा और कावेरी दोनों इस महानदियों के साथ ये जो संस्कृति जो बनी है उसको याद करने का और पुनः नमस्कार करने का एक सुअवसर आपने प्रदान किया है। आपको मैं इसलिए याद दिला रहा था, ये जो कर्नाटक प्रदेश का दक्षिण भाग है, तीर्थ स्थान है, पुण्य भूमि है। भाषा और संस्कृति का जो विशेष रूप से इसमें यहाँ पर संस्कृति पनपी है। भारत जैसे विशाल देश में दक्षिण और उत्तर की सांस्कृतिक जो धारा है वो निराली मानी जाती है। विंध्य वह विभाजक रेखा है जिसके उत्तर में आर्य और दक्षिण में द्रविड़ संस्कृतियों का प्रसार रहा है। सदियों के समागम से अब आर्य और द्राविड़ केवल नाम मात्र का अंतर बन गया है। सारे देश में ऊपर ही ऊपर कुछ भेदक तत्व भले ही दिखाई देते हैं, लेकिन देश की जनता को एक सूत्र में पिरोने वाला तत्व ही भारतीय संस्कृति है। इसका एक अच्छा उदाहरण आज की ये जो संगोष्ठी है, आपने दक्षिण के साथ हमें जोड़ने का और दक्षिण और उत्तर के साथ जोड़ने का एक अच्छा सेतु बंध का काम किया है। आप सब साधुवाद के पात्र हैं और इसलिए कन्नड़ भूमि से मैं गंगा तट पर स्थित आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। मैंने शुरू में ही कहा, कर्नाटक में भारतीय संस्कृति की अजस्त्र धारा बह रही है। मैं आपको अपनी बात यहाँ पर रखने से पहले मैंने इसके बारे में 2 किताबें कन्नड़ में लिखी है। कन्नड़ हिंदी भक्ति स्वरूप और एक किताब है कन्नड़ और हिंदी भक्ति परंपरा। इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर कन्नड़ प्रदेश में भक्ति का आंदोलन जन्मा
पनपा और उसके बाद वह उत्तर की ओर चली गई। और कन्नड़ भूमि जो है, कर्नाटक भूमि जो है, बहुत पुरातन है। इसमें अलग अलग जो सांप्रदायिक संकुचितता से परे सहिष्णुता का प्रेरक तत्व भी हम कर्नाटक प्रदेश में पाए जाते हैं। समन्वय और धर्म समन्वय की प्रेरणा स्रोत यह भूमि है, मैत्री भाव का आधार है। कर्नाटक के एक शिला लेख में यह श्लोक उल्लेखित है, यम शैवा समुपायसे शिवः इति ब्रह्मेति वंदतो नो। यहाँ पर शैव, वैष्णव, शाक्त के साथ साथ बौद्ध, जैन धर्म के अनुयायी सदियों से सहजीवन बिताते आए हैं। 12वीं सदी में वीरशैव संप्रदाय यहीं पर पनपा। जनमानस में सदाचार और सदाचार का प्रसार यहाँ पर हुआ है। कर्नाटक का धर्मस्थल अभी जो जिला दक्षिण कन्नड़ में है, आज भी धर्म समन्वय का जीता जागता प्रतीक है। और आपको अभी मैंने बताया, कावेरी नदी जो है यहीं से बहती है और यहीं पर इतनी सारी और भाषाएं पनपी है, ये आप सब जानते ही हैं। कन्नड़ संस्कृति मानव को जगत और जीवन का सबसे बड़ा सत्य मानकर मानवीय आदर्शों को विकसित करने वाली यह संस्कृति देश काल की आवश्यकता के अनुसार अपने ढंग लोकगीत, लोक कथा, लोक नृत्य, लोक गाथा आदि में आज भी सजीव है। कला, वास्तुशिल्प, संगीत आदि में मूर्त रूप से धारण करती आई है। इसलिए मैं आरंभ में ये प्रस्तावना के रूप में आपके सामने रख रहा हूं। कर्नाटक प्रदेश के निवासी प्रतापी हैं, सहृदय हैं, सुशासक हैं, सुंदर हैं, सुसंस्कृत है, स्वाभिमानी हैं, प्रसंग आने पर बढ़े कठोर भी हैं, स्थिर चित्त वाले हैं और विवेकी हैं। ये मेरा वाक्य नहीं है, एक आदि कवि आदि पुराण में इसके बारे में पंप ने इसके बारे में लिखा है। दया, दाम, दान, तप, शील आदि से युक्त धर्म ही संसार सागर से मानव मात्र को परोपकार पार कर सकता है। यह एक साधन है, धर्म ही प्रधान है। अतः हम समझते हैं कि आप पुराण प्राचीन काव्य भाग को लीजिए, साहित्य को लीजिए, उदाहरण के लिए कविराज मार्ग या आदि पुराण लीजिए, वहां पर कन्नड़ संस्कृति और जन्म समुदाय की स्वभाव, उनकी स्वभाव और शैली आपको पता चलता है। मैं अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर एक महाकवि ने लिखा है, ये जो भूमि जो है, कन्नड़ भूमि जो है, त्याग, भोग, विद्या, गायन, सामाजिकता आदि गुणों से विभूषित है। ऐसे सहृदय, रसिक, सुसंस्कृत मानव के रूप में जन्म लेना असंभव नहीं हुआ तो कविता गुणार्णव पंप की यह महती आकांक्षा है। मैं कन्नड़ में इनकी एक उक्ति बताऊंगा। आरंकुश विट्टोडम नैनमुदन्नमनम वनवासी देशमम। मतलब यह है, कोई भी मुझे अंकुश से मार दे फिर भी मैं पुनः जन्म बनवासी में ही लेना चाहता हूं। बनवासी मतलब ये कदम्ब राजाओं की राजधानी है, कन्नड़ प्रदेश में है। तो ये जो प्रिय जो भूमि जो है, इसमें प्रत्येक भाषा के साहित्य में उस भाषा समाज की संस्कृति श्रेष्ठता का वर्णन है। कन्नड़ साहित्य इसका अपवाद नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से भी अन्य प्रदेशों की अपेक्षा स्थिरता अधिक है। कर्नाटक में अलग अलग राजवंशजों ने यहाँ पर सत्ता जमाया और अधिकार किया। उदाहरण के लिए बताना हो तो सातवाहन, कदंब, गंग, चालुक्य, राष्ट्रकूट, होयसड़, विजयनगर आदि। बादामी के जैन मंदिर, और आपने सुना होगा श्रवण बेलगोला में बाहुबली या गोमटेश्वर
की जो मूर्ति जो है यह विश्व प्रसिद्ध है। कर्नाटक के पट्टदकल, हम्पी आदि मंदिर कर्नाटक की अद्भुत शिल्प कला के नमूने हैं। तो कर्नाटक की एक विशेषता यह है, यहाँ पर साहित्य के साथ संस्कृति का प्रचार प्रसार का कार्य भी चलता आया है, जिसे यह लोकगीत लोक साहित्य से जुड़ी संस्कृति है। यहाँ की एक विशिष्ट कला है गमक गायन, एक कला है। और गमक जो है ये गद्य और पद्य साथ में ये गाए जाते हैं। और गायन की भांति यहाँ पर हमारे यहाँ ऐसी ऐसी संस्कृतियां हैं, जैसे आपने सुना होगा यक्षगान और लीला, लघु लीला, जिसे अलग अलग नाम से दोड्डाटा नाम से भी ये जाने जाते हैं। और यहाँ के स्त्री और पुरुष मिलके जो गाने वाले संस्कृति और नृत्य भी है। तो इतने मैं आपको याद दिलाते हुए कन्नड़ भाषा की ओर मैं बढ़ना चाहता हूँ। कन्नड़ भाषा जो है, इसका जो शीर्षक ही कन्नड़ दर्पण है, तो आपको सिर्फ दिखाने का काम मैं करता हूँ, क्योंकि मेरा पूरा आलेख शायद वो उस पुस्तक में वो छप सकता है। कन्नड़ द्रविड़ भाषा परिवार की एक समृद्ध भाषा है। द्रविड़ परिवार को भाषाएं दक्षिण भारत में मिलती हैं और ये चलती है। तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ये 4 प्रमुख द्रविड़ भाषाएं हैं। कन्नड़ भाषी प्रदेश का नाम कर्नाटक है। कर्नाटक राज्य पूर्व से पश्चिम लगभग 4000 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण लगभग 700 किलोमीटर तक फैला है। इसके पूर्व में तमिलनाडु, उत्तर में आंध्र, उत्तर में महाराष्ट्र और दक्षिण में केरल प्रदेश है। इसके पश्चिम तटवर्ती प्रदेश में अरब सागर है। रमणीय प्राकृतिक सौंदर्य से सुशोभित इस प्रदेश लगभग 7 करोड़ निवासियों की भाषा कन्नड़ है। कर्नाटक का इतिहास बहुत पुरातन है। महाभारत के भीष्म पर्व में एक श्लोक आता है, उसका उदाहरण नहीं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि समय सीमा को याद में रखकर मैं आगे बढ़ूंगा। और रामायण में भी इसके जो जिक्र आता है, किष्किंधा प्रदेश का नाम आता है। और आज ये साबित हुआ है, किष्किंधा जो है, एक तो हमारे गोकर्ण नाम एक जगह है, आपको पता होगा। शिवजी की आत्मलिंग जो है यहाँ पर ही स्थित है, गोकर्ण। गोकर्ण नामक ये जो प्रदेश में हनुमान जी का जन्म हुआ था, तो हनुमान जी की जन्मभूमि गोकर्ण मानी जाती है। और इसके जो किष्किंधा जो प्रदेश है, ये जो उत्तर कर्नाटक में हम्पी प्रदेश में ये है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग महान व्यक्तियों का जन्म यहाँ पर हुआ है। कर्नाटक में अलग अलग जो सम्राट लोग भी यहाँ पर शासन किया है। और कविराज मार्ग नामक एक किताब ग्रंथ में कन्नड़ की साहित्यिक रचना और इसका जो जिक्र जो है बार बार होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण रचना है। इसके माध्यम से कन्नड़ संस्कृति और कन्नड़ भाषा का परिचय हम ले सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको कन्नड़ भाषा का स्वरूप के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य जो है कन्नड़ संस्कृति, कन्नड़ भाषा और कन्नड़ लिपि के बारे में भी कुछ बताना है। आगे थोड़ा मैं उसके बाद मैं साहित्य के बारे में भी थोड़ा सा बोलूंगा। कन्नड़ भाषा का स्वरूप जो है ये द्राविड़ आवाज नहीं आ रही है। जी मैडम, लग रहा है कुछ नेटवर्क समस्या सर के यहाँ हो गई है।
जी जी आवाज आएगी। यहाँ से ठीक है, सर के यहाँ कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम महसूस हो रही है। सर अपना अनम्यूट कर दो। अपना अनम्यूट कर लीजिए सर। अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, माइक को अनम्यूट कर लें सर सर। हेगड़े सर अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो गए हैं। हाँ, अभी अभी अब सुन रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। जी 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 जी। अभी बीच में कॉल आया तो उसके बारे में थोड़ा सा रुकावट आ गई, मैं कट कर दिया उसका, क्षमा कीजिए। अब मैं कन्नड़ भाषा का स्वरूप के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। आधुनिक हिंदी की वर्णमाला संस्कृत के अनुरूप है। द्रविड़ भाषाओं में ह्रस्व ए और ओ के चिन्ह स्वतंत्र हैं। कन्नड़ में ह्रस्व ए और ओ को ए और ओ के रूप में अंकित कर सकते हैं। बाकी स्वर वर्ण हिंदी के समान स्वतंत्र हैं। व्यंजनों में वर्गीय व्यंजन वे ही हैं, जैसे य, र, ल, व, श, श, स, ह तो है ही। लेकिन कन्नड़ में एक विशिष्ट ध्वनि और अक्षर और वर्ण है, वह है ळ। ळ जो है यहाँ पर ध्वनि उसके मूल उच्चारण के साथ यहाँ सुरक्षित है। कन्नड़ में शब्दों का दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण हलंत नहीं है, पूर्ण उच्चारित होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बताना हो तो हिंदी में वन वन कहते हो तो कन्नड़ में वन कहते हैं, वहां पर अ जुड़ जाता है। जैसे जन जन, कमल कमल, नयन नयन, अवसर अवसर, चलचित्र चलचित्र। इस तरह कन्नड़ में संस्कृत के तत्सम शब्द भी हैं और उनके तद्भव रूप भी मिलते हैं। तो और इसके साथ संस्कृत के तत्सम शब्दों के अर्थ में परिवर्तन भी हो जाता है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे गिरिजा कल्याण, सीता कल्याण, गिरिजा का विवाह है, जैसे सीता का विवाह का अर्थ में चलने वाला प्रयोग है। संस्कृत की संधियों से बने शब्द यहाँ कन्नड़ खूब चलते हैं, जैसे देवालय, महर्षि, देवेंद्र, लौकिक वीर, सिद्धौषध, पात्रजित, पित्राजित। इस तरह संस्कृत के आकारांत स्त्रीवाचक शब्द कन्नड़ में एकारांत हो जाते हैं और ईकारांत शब्द लघुवंत हो जाते हैं। जैसे गौरी दीर्घ हो तो यहाँ पर गौरी ह्रस्व हो जाता है। बोलो जल्दी। में अंतिम व्यंजन का हो जाता है, उनमें ऊ का आदेश भी होता है। जैसे यशस, कन्नड़ में उसको यशस्सु कहते हैं, तो यह सब हिंदी में भी है और कन्नड़ में भी है। जैसे महत शब्द है, महत्तु कन्नड़ में आता है। जैसे शिरस, शिरस्सु। शब्द संपत्ति का स्वरूप जान लेने के बाद संज्ञा और कारक पर विचार करने से मालूम होता है कि संस्कृत विभक्ति प्रधान भाषा है, हिंदी विभक्ति परसर्ग प्रधान भाषा है। ध्यान दीजिए, संस्कृत विभक्ति प्रधान भाषा है, हिंदी विभक्ति परसर्ग प्रधान भाषा है, कन्नड़ प्रत्यय प्रधान भाषा है। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है, हिंदी विभक्ति परसर्ग प्रधान भाषा है, कन्नड़ प्रत्यय प्रधान भाषा है। कारक और वचन की स्थितियों से यह बात स्पष्ट हो जाती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देना हो तो एक वचन प्रथमा कर्ता में आप देखेंगे तो जैसे कन्नड़ में हुडुगनु शब्द है, उसका बहुवचन रूप कन्नड़ में हुडुगरु होता है। हिंदी में कहना हो तो बालक, लेकिन वो बहुवचन के रूप में बालक ही रहता है। जैसे द्वितीय आएंगे तो हुडुगनन्नु कन्नड़ में, जैसे बहुवचन का हो तो हुडुगरन्नु होता है, लेकिन हिंदी में बालक को और बालक को उतना ही रहता है। तो इतना ही आपको मैं यहाँ पर उदाहरण दे सकता हूँ, क्योंकि समय मेरे पास ज्यादा नहीं है। और हिंदी में उद्देश्यात्मक विशेषण विशेष के लिंग वचन के अनुसार
बदलते हैं। कन्नड़ में विशेषण कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे ओल्ले मनुष्य, हिंदी में अच्छा आदमी। ओल्ले मनुष्यरू, सेम वही है हिंदी में अच्छे आदमी। कन्नड़ में विधेयात्मक विशेषण विशेष्य के लिंग वचन के अनुरूप होते हैं। जैसे कन्नड़ में कहना हो तो मनुष्यनु ओल्लेयवनु, आदमी अच्छा है। इसका बहुवचन रूप होगा मनुष्यरू ओल्लेयवरु, आदमी अच्छे हैं। तो कन्नड़ में 3 लिंग है। ये तो हम आपको एक विशेष बात यह है, कन्नड़ में 3 लिंग है, 2 वचन है। कन्नड़ में स्त्री पुरुष, देवी देवता स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, इतर चेतन पशु पक्षी प्राणी तथा जड़ पदार्थ नपुंसक लिंग है। हिंदी में 2 लिंग है और 2 वचन है। हिंदी में लिंग निर्णय की समस्या आज भी बनी हुई है। जैसे हम लोग दक्षिण भारत के जो छात्र छात्राओं को आज भी वो सामना कर रहे हैं। यहाँ व्याकरणिक लिंग की व्यवस्था है, प्राकृतिक नहीं। कन्नड़ की क्रियाएं कर्ता के लिंग वचन के अनुसार बदलती हैं। सकर्मक भूतकाल में भी क्रियाएं लिंग वचन कर्म का नहीं, कर्ता का ही अनुसरण करती है। हिंदी में सकर्मक भूतकाल में क्रियाएं लिंग वचन में कर्म का अनुसरण करती है और कर्ता में ने चिन्ह लगता है। यहाँ पर हिंदी में ने चिन्ह है। भूत और भविष्य की द्विकर्तव्यवाचक क्रियाएं पुल्लिंग बहुवचन और स्त्रीलिंग बहुवचन में कन्नड़ में एक ही सी रहती है। तो मैं भाषा और उसके जो उच्चारण की दृष्टि से आपको मैं यहाँ पर बता रहा था, और इसलिए मैं थोड़ा सा इसको यहीं पर थोड़ा सा स्किप करके कन्नड़ साहित्य की ओर मैं बढ़ता हूँ। कन्नड़ जो साहित्य जो है, यहाँ 3री सदी ईस्वी पूर्व से ही 11वीं सदी तक मिले शिलालेखों और ग्रंथों की रचना प्राकृत में हुई। जिसे सातवाहन कदम्ब जैसे राजाओं, राजकुलों और जैन आचार्यों ने धर्म प्रचार के लिए प्राकृत का ही सहारा लिया। विजयनगर के राजाओं के शासन काल में संस्कृत के माध्यम से धर्म और संस्कृत का प्रचार प्रसार जोरों से हुआ। विविध धर्म संप्रदाय ने भी संस्कृत के धर्म ग्रंथों को प्रोत्साहित किया। विजयनगर साम्राज्य में अष्टदिग्गज नामक कवि आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह हम देखते हैं कि कर्नाटक में प्राचीन काल से भाषा बांधव्य का अनोखा रूप मिलता है और साहित्य के क्षेत्र में आदान प्रदान की स्वस्थ प्रक्रिया लक्षित होती है। कर्नाटक में बसे मराठी, तेलुगु, तमिल, उर्दू भाषियों ने भी लगन से कन्नड़ की सेवा की है। इतर भाषी लेखकों ने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कृतियों द्वारा कन्नड़ साहित्य को समृद्ध किया है। तो हम मान सकते हैं कन्नड़ साहित्य का इतिहास 9वीं सदी से शुरू हो जाता है। इसका आरंभ हम कविराज मार्ग से लेकर अब तक हम देख सकते हैं। तो काल विभाजन की दृष्टि से कन्नड़ भाषा साहित्य का विभाजन इस प्रकार कर सकते हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो प्राचीन काल में पंप भारत या विक्रमार्जुन विजयम और पोन्न, रन्न, नागचंद्र, मार्गी और ये जो कवि जो है, इन्होंने अपने अपने विचार और विषय के आधार पर अपनी रचना की है, कन्नड़ की श्रीवृद्धि की है। यहाँ पर 2 तरह की धारा हम देख सकते हैं, मार्गी और देसी। तो मार्गी मतलब यह है, तो अलंकार छंद के नियम के अनुसार मार्ग दिखलाने वाले जो कवि जो है, और देसी मतलब उसको छोड़कर मुक्त छंद में लिखने वाले जो लोग माने जाते हैं। जिसे वीरशैव धर्म वैदिक संप्रदाय का
विरोध कर इस पर आराध्य देव शिव और आगमिक पाशुपत शैव धर्म का अनुसरण करता है। और ये कश्मीर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में प्रचलित शैव संप्रदाय, इन सब का प्रभाव इस वीरशैव धर्म पर पड़ता है। तो वीरशैव संप्रदाय के प्रवर्तन का सीधा प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा। तो आपको याद होगा बसवण्णा जो है, बसवेश्वर जो है, कन्नड़ प्रदेश में बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है और उनके जो वचनों का अनुवाद हिंदी में भी हुआ है। वीरशैव संप्रदाय के साथ साथ कन्नड़ प्रदेश में हरिदास परंपरा जो रही है बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके साथ कुमारव्यास भारत नामक एक कुमार बहुत अच्छी कृति है। उसका जो रचयिता जो है गदुगिना वीरनारायणप्पा कुमारव्यास भारत का, इसमें एक बड़ी विशेषता यह है, हिंदी में हम देखते हैं या महाभारत में 18 सर्ग है, अध्याय है। इस कुमारव्यास भारत में सिर्फ 10 अध्याय है। 10 अध्यायों में पूरे के पूरे महाभारत कहानी समाप्त हो जाती है। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं इसका एक सर्ग का अनुवाद मैंने हिंदी में किया है। कर्नाटक कथा मंजरी उसका जो शीर्षक है। ये कुमारव्यास भारत बहुत ही प्रसिद्ध कृति है। और उसके साथ और एक कर्नाटक प्रदेश में एक साहित्य का नाम लिया जाता है दास साहित्य। दास साहित्य में हम श्रीपाद राय, व्यास राय, पुरंदरदास, विजयदास आदि अनेक संप्रदाय के आलोक में यहाँ पर इस कृति, उनकी जो साहित्य यहाँ का श्री गणेश हुआ है उसका प्रचार प्रसार आज भी हो रहा है। इसमें सबसे प्रसिद्ध और विश्वविख्यात दास का नाम है, श्रेष्ठ साहित्य का नाम है पुरंदरदास। आपको पता होगा कर्नाटक प्रदेश में उडुपी नामक एक जिला है, उसमें वहां पर एक अष्ट श्री कृष्ण मठ है, अष्ट मठों का स्थान है वहां पर ये पुरंदरदास जी आए थे और वहां पर गुणगान भी किया था। और एक कनकदास नाम का एक दास श्रेष्ठ भी है। कनकदास ने उनकी जो भक्ति और उनकी जो श्रद्धा से उडुपी का श्री कृष्ण अपने जो जहां पर वो स्थित है उसका जो विरुद्ध स्थिति में जाकर अब उनको उन्होंने दर्शन दिया, ऐसी बात भी कही जाती है। कनकदास की जो भजन जो है, उनकी जो कीर्तन जो कहते हैं बहुत ही लोकप्रिय है। और इनका जो उपनाम आता है कागिनेलयादि केशव। तो यहाँ पर मैं आदिकाल और प्राचीन काल को छोड़कर मैं आधुनिक काल तक आ जाता हूँ। तो कर्नाटक में अंग्रेजों का शासन 19वीं ईस्वी से शुरू हो जाते ही कन्नड़ साहित्य में आधुनिक युग का भी प्रारंभ माना जाता है। इसे इतिहास में आधुनिक कन्नड़ का अरुणोदय कहा जाता है। कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्र में ईसाई धर्म का प्रचारकों ने अपनी संस्थाएं कायम की। इसे बल्लारी, मैसूर, मंगलोर आदि केंद्रों में उनका धर्म प्रचार का कार्य होने लगा। कन्नड़ व्याकरण लिखने की ओर उनका ध्यान गया। बाइबल का कन्नड़ अंतर भी प्रस्तुत करना आवश्यक लगा और मुद्रण कला आ गई। इसलिए कन्नड़ प्रदेश में बात मानी जाती है उसका आरंभ होता है इतिहास। और इस संदर्भ में मुख्य रूप से बी वेंकटाचार्य जी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के जो उपन्यास और मराठी से अनेक उपन्यासों का अनुवाद कन्नड़ साहित्य में अनुवाद साहित्य से शुरू होता है। एक है दुर्गेश नंदिनी और आनंद मठ का अनुवाद कन्नड़ में किया और इससे कन्नड़ साहित्य का आरंभ शुरू होता है। तो हम यह मानते हैं कि 1920 के बाद प्रारंभ होने वाला युग कन्नड़ साहित्य में नवोदय काल या नवोदय युग माना जाता है। और यह हिंदी के छायावाद का पर्याय या अन्य भारतीय भाषाओं में गोचर रोमांटिक युग का कन्नड़ रूप है। बी.एम. श्री
नाम से BM श्रीकंठैया के इसके प्रवर्तक हैं। साहित्य जगत में आप श्री नाम से ही प्रसिद्ध है। अंग्रेजी के प्रकांड पंडित और भारतीय साहित्य के अध्येता श्री ने इनकी इंग्लिश गीतेಗಳು नामक कविताओं का अनुवाद कन्नड़ में किया और यह 12 अंग्रेजी गीतों का अनुवाद है। तो हमें अपने समय से याद में रखते हैं यहाँ पर और नाटक और कहानियां, उसके बाद उपन्यास, उसके बाद अन्य जो गद्य की जो विधाओं को यहाँ पर याद करते हुए आपके सामने कन्नड़ के जो श्रेष्ठ जो कवि जो लिखे आए हैं उनकी जो रचनाओं को हम याद करते हुए मैंने अपने विस्तार से साहित्य के बारे में अपनी जो इस है और आपको आपके सामने मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ। एक प्रमुख मुद्दा ये है, आज ये जो कन्नड़ दर्पण दिखाने का मुख्य उद्देश्य ये है, कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा घोषित पुरस्कारों की सूची आप देखेंगे तो भारत में ही यह एकमात्र राज्य मुझे लगता है इतनी सारे जो पुरस्कार और प्रशस्ति की घोषणा की गई ये जो राज्य है। तो जहां तक मैंने यहाँ सूची यहाँ पर इकट्ठा की है, ये कन्नड़ में ज्ञानपीठ पुरस्कार को छोड़कर अन्य जो साहित्यिक पुरस्कार को मैं सिर्फ नाम बताऊंगा। एक है पंप प्रशस्ति, दूसरा है बसव प्रशस्ति, नाडोजा प्रशस्ति एक है, नृपतुंगा प्रशस्ति है, कर्नाटक रत्न पुरस्कार है। तो इतने सारे प्रशस्ति, सिर्फ ये पुरस्कार नहीं है, सरकार की ओर से उनको 5 लाख से 10 लाख तक अभी घोषणा की जाती है हर साल। तो इसलिए इससे मुझे ये लगता है कि ये जो कन्नड़ प्रदेश जो है, कर्नाटक प्रदेश जो है, साहित्य और संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण ये गर्व की बात है। तो मैं इसलिए आपको यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं जब लेखकों का नाम उल्लेख करते ही उनकी जो साहित्य रचनाओं के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। कन्नड़ में ज्ञानपीठ पुरस्कृत जो लेखकों की सूची आप देखेंगे तो एक है, आपको सब जानते ही कुवेंपु, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कुवेंपु कुप्पल्ली वेंकटप्पा पुट्टप्पा नाम से प्रसिद्ध है, उनका उपनाम है कुवेंपु। और एक है दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे इनका उपनाम है। शिवराम कारंत, कोटा शिवराम कारंत, इनके बारे में मैंने भी एक किताब लिखी है, इनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और एक है मास्ती वेंकटेश अयंगार, श्रीनिवास नाम से ये जाने जाते हैं। और एक है वी क्र गोकाक, इनका उपनाम है, इनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और UR अनंतमूर्ति, इनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और एक है गिरीश कार्नाड, और जो है अब चंद्रशेखर कंबार जी अभी यहाँ पर केंद्र साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है, तो उनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। पंप प्रशस्ति जो है ये 1987 से शुरू होता है, इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है। इसमें अलग अलग जो साहित्य सेवा करने वाले, संस्कृति की सेवा करने वाले लोगों को यहाँ पर दी जाने वाली जो विषय यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर कुवेंपु का नाम आता है, त्रिनम श्रीकंठैया का नाम आता है, अन्य जो साहित्यकारों का नाम यहाँ पर उल्लेख कीजिए। इनके लिए पुरस्कार के लिए 5 लाख रुपया और गौरव यहाँ पर दिया जाता है। और एक है बसव प्रशस्ति, ये एक राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये 10 लाख रुपया यहाँ पर इसको निश्चित किया गया है। अब तक 18 जन लोगों को ये पुरस्कार मिल चुका है। पंप पुरस्कार जो है अब तक 32 जो लेखक और कवियों को मिला है। और एक है नाडोज, ये कर्नाटक
विश्वविद्यालय हम्पी से दिया जाता है। नृपतुंग प्रशस्ति समग्र साहित्य के लिए दिया जाता है। कर्नाटक रत्न जो है कर्नाटक सरकार की ओर से दी जाती है। ये जो अभी इसी साल जो है अभी कन्नड़ के एक श्रेष्ठ नट जो है उनकी मृत्यु हुई थी, पुनीत राजकुमार, उनको भी ये पुरस्कार हाल ही में उसकी घोषणा की गई है। जो असाधारण सेवा करते हैं उनके लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो मैं आपको सिर्फ नामों का यहाँ पर उल्लेख किया और साहित्यकारों का नाम यहाँ पर उल्लेख किया, और यहाँ पर एक नाम आपको उल्लेख करने से मुझे बहुत गर्व होता है। आपको याद होगा हमारे कन्नड़ प्रदेश के बहुत अच्छे उपन्यासकार है, वो है एस.एल. भैरप्पा। एस.एल. भैरप्पा जी का जो उपन्यास जो इनकी रचना जो है बहुत ही श्रेष्ठ है। इनके जो उपन्यासों का अनुवाद हिंदी में भी हुआ है, और इनके जो वंश वृक्ष, धर्मश्री, ग्रहभंग, दाटू, पर्व और अन्य जो साहित्यिक रचना ये जो है बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। आज भी ये चर्चित उपन्यासकार है। तो मुझे लगता है समय सीमा समाप्त हो चुकी है, और अभी बोलने का और बताने का मन है। मुझे लगता है मैं काव्य और नाटक, कहानी और उपन्यास सिर्फ कुछ व्यक्तियों का नाम लिया है, उनकी रचनाओं के अंदर नहीं गया। जो मेरा जो लेख में वो सब कुछ वहां पर आपको मिल सकता है। और कन्नड़ संस्कृति, कन्नड़ भाषा का स्वरूप, कन्नड़ भाषा के बारे में व्याकरणिक स्वरूप को मैंने आपको यहाँ पर रखा। आपने यहाँ पर मुझे जुड़ने का एक मौका दिया। फिर से मैं श्री विद्यानिवास मिश्र जी के चरण कमलों में मैं नमस्कार करता हूं, और श्री इस सभा के इस विद्यान्यास के सचिव जो है, अध्यक्ष जो है, सचिव जो है श्री दयानिधि मिश्र जी को भी मैं सादर प्रणाम करते हुए अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। रख दिया है, कहीं भूल चूक हो तो क्षमा कीजिए। सादर प्रणाम, धन्यवाद। सादर प्रणाम।